तो दोस्तों आज हो गया 12 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। हमसे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका दिया है। इस बार शिवसेना सांसद गजानन उद्धव केम का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिए हैं। इस तरह अब वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बाला साहब की शिवसेना का हिस्सा हो गए हैं। आपको बता दें कि वैसे गजानन का यूं उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना चौंकाने वाला नहीं है। वो पहले ही कहते रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए कि आखिर एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्यों किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ही यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा थी कि आखिर उनकी मैनपुरी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। अब इसका जवाब मिल गया है। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिम्पल यादव को मैनपुरी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव को मैनपुरी से उतारकर साफ संकेत दे दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के फेर में और नहीं फंसने वाले हैं और अपने हिसाब से ही फैसले लेंगे, भले ही बीजेपी कितने ही आरोप क्यों न लगा ले। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक वजू खाने का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है, जहां से शिवलिंग मिला था। इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी तारीख शनिवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इसे बढ़ाने का आदेश दे दिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में आरक्षण की ऊपरी सीमा को 60% से बढ़ाकर 77% करने का एक विधेयक विधानसभा से पारित करा लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कवायद ऐसे वक्त में की है जब अवैध खनन मामले में वो ईडी के निशाने पर है और उनकी विधायकी पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि ये 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी का किया हुआ वादा था, जिसे उन्होंने अब पूरा कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 134 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद लिस्ट की घोषणा की है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की लंबी बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सूची में 60 से अधिक महिलाएं हैं। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि 90% टिकट जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। अमेठी में 384 करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाला मामले में स्मृति ईरानी सख्त डीएम से मांगी रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में NH-56 से जुड़े 2 बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए मुआवजा वितरण की धांधली के मामले में नया ट्विस्ट आया है। केंद्र मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने डीएम से मामले में वार्ता कर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक और मामले में शुक्रवार को कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश होकर एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह ने गवाही दी। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर को करेगी। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने बसपा गठबंधन के टिकट पर वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां के खिलाफ शहजाद नगर थाने में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके कार्यकाल में थोक में शिक्षकों की भर्ती हुई है और आगे भी बहाली होगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन भी बढ़ेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ाते हैं उनको नौकरी से निकाला भी जाएगा। आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के मौके पर आयोजित शिक्षा दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से कहा है कि जो नहीं पढ़ाते हैं उनको बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी माह में MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जमानत पाने वाले दोनों आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर रहे हैं जिसमें इस मामले में आरोपियों को जमानत दी गई थी। केरल सरकार ने राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से हटाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि पिनराई विजयन की अगुवाई वाली सरकार ने गुरुवार को नियमों में बदलाव के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव पेश किया है। यूनिवर्सिटी में चांसलर की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और गवर्नर खान के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गए थे। राज्य सरकार ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद गवर्नर खान यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं रह सकेंगे। आजम खां की याचिका खारिज होते ही रामपुर के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी। जी आपको बता दें कि नफरती बोल पर 3 साल की सजा पाने वाले सपा नेता मोहम्मद आजम खां को MP MLA सेशन कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। उनका स्टे प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके कुछ ही घंटे बाद ही निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और मतदान 5 दिसंबर को होगा।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यही नहीं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि अदालत हर चीज में नहीं घुस सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर तत्काल सुनवाई की अर्जी को खारिज कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के इस परंपरागत सीट पर नेताजी की 2 बहुएं आमने सामने होंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को खड़ा किया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना सकती है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार की जिद के कारण निकाय चुनाव टल गए, जिससे अति पिछड़ा वर्ग के सैकड़ों लोग मेयर डिप्टी मेयर बनने से वंचित रह गए। सुशील मोदी ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भले ही सरकार झुकी और अति पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनर्जीवित कर दिया गया, लेकिन अभी तय नहीं की कि कब आयोग की रिपोर्ट आएगी और चुनाव कब होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता की घोषणा चुनाव से पहले ही कर दी गई थी और भाजपा की उत्तराखंड में सरकार बनते ही यूसीसी के लिए समिति भी गठित की जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की जरूरत पर जोर दिया। इसे लेकर इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनपीआर एनआरसी की ओर पहला कदम है जो किसी को भी आपकी नागरिकता पर आपत्ति करने की अनुमति देगा। दरअसल गृह मंत्रालय ने 7 नवंबर को प्रकाशित अपनी 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि जन्म, मृत्यु और प्रवास की वजह से होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को फिर से अपडेट किया जाएगा। धन शोधन मामले में विशेष अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की ऑथर रोड जेल से बाहर आए। शाम करीब 5 बजे संजय राउत के वकीलों ने जमानत आदेश ऑथर रोड जेल पहुंचाया और करीब 6:50 पर संजय राउत जेल से बाहर निकले। आपको बता दें कि वो करीब 3 महीने से जेल में थे। आपको बता दें कि अदालत ने संजय राउत और प्रवीण राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के लिए तीखी फटकार लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश भर के खुफिया ब्यूरो अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को आतंकवाद के साथ ही साथ इसके सपोर्ट सिस्टम से सख्ती से निपटने पर जोर दिया है। बैठक में अमित शाह ने कहा है कि देश आतंकवाद के साथ ही साथ इसके सपोर्ट सिस्टम से भी जंग लड़ रहा है और जब तक हम इन दोनों के खिलाफ सख्ती से नहीं लड़ते तब तक आतंकवाद पर जीत हासिल नहीं हो सकती है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर जेल में बंद बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ टी राजा सिंह की रिहाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राजा सिंह को निर्देश दिया है कि वो सोशल मीडिया पर कोई अपमानजनक वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं और रिहाई के बाद मीडिया से भी बात नहीं करेंगे। आपको बता दें कि उनकी वकील करुणा सागर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोर्ट ने उनकी रिहाई पर जश्न रैली निकालने पर भी रोक लगा दी है।